अगला पॉइंट है भूकंप का खतरा। तो आइए इसे समझते हैं कि किस तरह से नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वह भूकंप पैदा कर सकती हैं। और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूँ कि ये जो भूकंप होता है इसे कहते हैं RIS फैक्टर, यानी रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मोसिटी। ठीक है, तो आपको उतना डिटेल्स में जाने का नहीं है, सिर्फ इसको जान लीजिए। तो ये कि नदी घाटी परियोजनाएं भी भूकंप पैदा कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं इसे समझते हैं। ये अब जो जलाशय होता है यह भारी मात्रा में जल का भंडार, और ये जो जल का जो भंडार है यह इस डैम के स्ट्रक्चर पर जो कंक्रीट का बना होता है उस पर, और साथ ही साथ यहाँ की जो भूमि है इस पर, दोनों ही पर भारी दबाव बनाता है। ठीक है, हम जानते हैं भूमि में स्वाभाविक रूप से दरारें होती हैं, आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये दरार हो और उस पर जल का दबाव हो तो दो होता है, या तो ये दरारें बढ़ें या तो जल उस दरार से रिस रिस कर अंदर जाए। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, जब ये पानी अंदर जाएगा फिर वो उस मैग्मा के आसपास, या हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। तो यदि वैसे किसी क्षेत्र के संपर्क में आ गया तो क्या होगा, वो गैसीय दबाव बनाएगा, एक तो जल का दबाव, अंदर से दबाव, तो ये सब क्या होगा, ये भूकंप पैदा करता है। और यदि भूकंप आया, इस डैम में किसी तरह की क्षति हुई, तो ये जलाशय का पानी बहुत तेज गति से, एक तो बड़ी मात्रा में और दूसरा बहुत तेज गति से काफ़ी कम समय में नीचे की धारा की तरफ बहता जाएगा, और ये फिर भूकंप के साथ साथ प्रलयंकारी बाढ़ भी लाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय समस्या जुड़ी हुई है नदी घाटी परियोजनाओं से, जिसके कारण आप जानते हैं टिहरी जो डैम था उसका भी विरोध हुआ। नर्मदा पर जो डैम बना उसकी जब ऊंचाई बढ़ाने की बात आई तो उसका भी इन्हीं कारणों से विरोध किया गया। अगला जो पॉइंट है वह है कि अंतर्राज्यीय यानी इंटरस्टेट जल विवाद का जनक, ये भी माना जाता है नदी घाटी परियोजनाओं का। कैसे माना जाता है आइए देखते हैं। मान लीजिए नदी बह रही है, तो कभी कोई नदी राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि नदी उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में ही बह के ख़त्म हो जाएगी, या बिहार की है, बिहार में उसका उद्गम है तो वो बिहार के ही अंदर बह के ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी का बहाव होता है, लेकिन जब यहाँ डैम बन जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, डैम बनने से क्या होगा, ये नदी का जो पानी है ये यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। अब जब सूखे का मौसम आता है, यानी जब वर्षा नहीं होती है, तब इसी पानी के बंटवारे को लेकर के जिन राज्यों से होकर नदी गुजरती है उन राज्यों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि जल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है और सभी को इस रिजर्वॉयर का पानी चाहिए, और सब अपनी अपनी मात्रा को लेकर के मुझे इतना, इसका इस रेशियो में इसका हिस्सा मिलना चाहिए, इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, इसके लिए फिर विवाद शुरू हो जाता है। तो इसी के लिए कहते हैं कि ये नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वह अंतर्राज्यीय जल विवाद को भी जन्म देती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जल संसाधन की इस पाठ चर्चा के समाप्ति के करीब हम पहुंच चुके हैं। आइए हम ये जान लें कि इस पाठ में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया। सबसे पहले हमने ये जाना कि जल एक संसाधन है, क्यों है संसाधन, इसके बारे में जाना। फिर हमने चर्चा किया कि जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं, क्या क्या है भूपृष्ठीय स्रोत और क्या क्या है भूमिगत जल के स्रोत। फिर हमने चर्चा किया जल संसाधन के वितरण पर। हमने ये जाना कि उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना जल है, उत्तरी गोलार्ध को हम क्यों कहते हैं स्थल गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को हम क्यों जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। फिर हमने जाना कि जल संसाधन के उपयोग क्या क्या हैं, यानी हम किन किन मेजर क्षेत्रों में जल का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि जल के उपयोग करते करते हम कब इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। तो हमने
उस पर भी चर्चा किया कि जल के उपयोग के क्या क्या दुष्परिणाम हैं और किस तरह से ये हमें जल संकट की तरफ धकेल रहे हैं। तो हमने जल संकट पर चर्चा की, ये जाना जल संकट क्या है। फिर हम इस बात पर पहुँचे कि यदि जल संकट की स्थिति आ रही है तो उससे पहले ही हमें जल का संरक्षण करना, उसका बचाव करना, उसका प्रबंधन करना ज़रूरी है। और फिर हमने प्रबंधन पर चर्चा की, उसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा की। हमने ये जाना कि किस तरह से हम भूमिगत जल का संरक्षण कर सकते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग आजकल भूमिगत जल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम उसको किस तरह से उसकी पुनर्पूर्ति कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको और बढ़ा सकते हैं, इसके विभिन्न विधियों पर चर्चा की। फिर हमने चर्चा की जल संभर प्रबंधन पर, यानी वाटरशेड मैनेजमेंट पर। इस पर मैंने विस्तार से आपको बताया कि वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वह किस तरह से किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये विषय जल संभर प्रबंधन जो है ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे आप लोग। उसके बाद हमने फिर चर्चा किया कि किस तरह से हम तकनीक की मदद ले करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और पाठ चर्चा के अंत में बच्चों हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जाना कि नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, कब शुरू हुई हमारे देश में, हम आधुनिक भारत का मंदिर उसे किसने कहा, क्यों कहा, नदी घाटी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहते हैं, और क्या नदी घाटी परियोजनाएं सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे वाली हैं या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, इसकी आलोचना होती है तो किन कारणों से इसकी आलोचना होती है, इस पर भी हमने इस पाठ चर्चा के दौरान विस्तार पूर्वक चर्चा की। और अब हम पाठ के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अंत में हम लोग अब देखेंगे कि इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न।